सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब के 2 साल मुकम्मल होने के बाद ऑपोजिशन गियर अप हो रही है। अच्छा, आज खबर यह नहीं है कि ऑपोजिशन ने एक अहम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। खबर यह भी नहीं है कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब विजुअल लिंक के जरिए शामिल हुए। शायद खबर यह भी नहीं है कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रिवायती हरीफ यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों शामिल थे, बल्कि खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आज हेड ऑन हेड लिया है बादियों नज़र में पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने जो 40-50 साल में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस डिरेल होता रहा, बादियों नज़र में जो किरदार रहा फ़ौज का या नहीं रहा, जो उनके ज़ाती तजर्बात थे बतौर प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा के, बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उन तजर्बात को कौम के सामने रखा। असल इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ थी। आसिफ जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की, लेकिन कम, और उन्होंने ज़्यादा हिट किया इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा बात की परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन जो सबसे हट के गुफ्तगू थी वो नवाज शरीफ साहब की थी। और ये नवाज शरीफ साहब का कौम से तकरीबन 2.5 साल के बाद खिताब था, या उनकी आवाज़ इतने अरसे तक 2.5 साल के बाद लोगों ने सुनी। आज सारा दिन एक मुवाजना ये भी होता रहा कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो दोनों एक दूसरे की रिवायती हरीफ रहीं और शायद आइंदा भी रहें, क्योंकि सियासतदान हो या कोई सियासी जमात हो, वो किसी से दोस्ती कर नहीं सकती, क्योंकि इलेक्शन सियासत सबकी अपनी अपनी है। तो माजी में इन दोनों जमातों का आपस में क्या रिलेशनशिप था और इनका वर्किंग रिलेशनशिप क्या हो सकता है? क्या सिर्फ दोनों के दरमियान इख्तलाफी नुक्ता एक इमरान खान है, या दोनों के दरमियान इख्तलाफी नुक्ता सिर्फ और सिर्फ फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई और इख्तलाफी नुक्ता? जल्दी से दिखा दें माजी का रिलेशनशिप क्या था। अच्छी बात है अगर दोनों जमातें जो रिवायती हरीफ थीं, अगर वो सियासी दुश्मनी को, नफ़रत को ख़त्म करके और पाकिस्तान या मुल्क के लिए इकट्ठे होकर साथ चलने को तैयार है, यही पाकिस्तान के मुफाद में हो सकता है। लेकिन उसमें सवाल ये उठेगा कि क्या आप अपनी उन गलतियों का भी एतराफ़ करेंगे जो माजी में बतौर आपसे हुक्मरान या सियासी जमात सरजद होती रहीं। आखिर में जल्दी से दिखा दें नवाज शरीफ साहब की जो आज तकरीर में से उन्होंने, वो सब कुछ ही सुनवाने वाला है लेकिन उसको दोहराता नहीं, उन्होंने फ़ौज के किरदार के बारे में माजी में जो रहा क्या कहा। ज़ियाउल हक हों, याहिया खान हों, ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है, कोई इस तारीख़ को धो नहीं सकता। इनका जो किरदार रहा वो किरदार भी बहुत वाज़ेह है, कोई उस किरदार को खूबसूरत पहनावा नहीं पहना सकता। मेरे साथ जो 4 शख्सियात मौजूद हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल PMLN और फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब। तशरीफ़ रखती हैं शानदाना गुलजार साहिबा, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, चूँकि नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर जिस इदारे को बादियों नज़र में बात की, तो उनका ब्रिगेडियर साहब के हवाले से वो आपके साथ शामिल करेंगे। तो शानदाना साहिबा, आप ही से आगाज़ करता हूँ। ये जो सारा एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि आपकी कारकर्दगी शायद इतनी अच्छी नहीं है, जो वादे थे आपके वो वादे वफा होते नज़र नहीं आ रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, और ऑपोजिशन को वो वैक्यूम मिला है आपकी लैक ऑफ गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस की वजह से, जिस वैक्यूम को ऑपोजिशन आके फिल कर रही है। शुक्रिया अमीर साहब। ये आपका स्टेटमेंट है कि ये MPC का स्टेटमेंट है? ये अभी तक स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट का वैसे इंतजार कर रहे हैं, अभी उसका एलामिया जारी होना है। ठीक है, तो चले, आई टेक इट एज जस्ट अ क्वेश्चन, और मैं इसको PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जवाब दूंगी और अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी, पाकिस्तान का एक वोटर होने की हैसियत से मैं तो कब से ये देख रही हूँ, जिसे हम कहते हैं ना कि पहले आपका ख़ानदान फिर मेरा ख़ानदान, ये पॉलिटिक्स हम देखते आ रहे हैं। आज कभी हमने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस देख लिया, बिकॉज ऑल पार्टीज मीन्स ऑल पार्टीज, और आज ऑल पार्टीज नहीं था। अब आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि क्योंकि आप फेल होते नजर आ रहे हैं तो इनको एक पुश देने की जरूरत पड़ रही है। इसका उल्टा होता है मीर साहब, जब आप पास हो रहे होते हैं तो लोग आपको रेजिस्टेंस देते हैं, जब फेल होते हैं तो रेजिस्टेंस की जरूरत क्या है, वो तो हमने वैसे ही गिर जाना है अगर हम फेल हो रहे हो। इशू ये है जो नहीं
आई थिंक अब्जॉर्ब हो रहा अपोजिशन पार्टी से, या जो पाकिस्तान की भलाई में थोड़े से, इन पर्टिकुलर इंडिया, उनका तो एक और ही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अपोजिशन की ये सबसे बड़ी जो मुझे हैरान कुन रिएक्शन नजर आया कोविड पे, कि जब हम कोविड पे कामयाब हुए, NCOC, अल्लाह का रहम था, अल्लाह के रहम के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में या दुनिया में फॉर दैट मैटर, लेकिन जब NCOC कामयाब होती है, कोविड कम होता जाता है, सेकेंड वेव पे भी हमने NIBD में कराची में रिसर्च शुरू कर दी है, वो भी कह रहे हैं कि कम है। उसके बाद से ऑपोजिशन, स्पेशली FATF की बिल्स पास होने के बाद, इनका थोड़ा सा मुझे नज़र नहीं आता, एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नज़र आती है कि जी हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब असेंबली में चीखों पुकार थी, वो तो सिर्फ NRO का नाम नहीं लेते हैं, बट NAB पे होता है। NAB NRO तकरीबन एक ही चीज़ है। FATF पे लेजिस्लेशन करते हैं, एक हाथ लीजिए हमें NAB में अमेंडमेंट्स थे। जो मुझे होता नजर आ रहा है, आज जितनी भी बातें हुई उस पर तो आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट फेल होती, इनको MPC की जरूरत ही नहीं थी। MPC कर इसलिए रहे कि उनको डर यह है कि अगर इमरान खान कोविड में भी कामयाब हो गया डिफीट करने में, इकोनॉमिक जो हमारे कर्जे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इशूज हैं, अगर उनको भी डिफीट कर दिया, लोगों की नौकरी भी लग गई, घर भी बन गए, तो फिर क्या करेंगे। इनका तो होता था एक टर्म आपका, एक टर्म हमारा, बीच में ये बाकी इधर उधर वाले जो लोग होते थे वो भी थे। तो अब इनको पहली दफा दुनिया में, और ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैंने उस दिन देखे हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स के, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स के, कि पाकिस्तान उन कुछ वाहिद ममालिक में से है जिसमें एक थर्ड पार्टी बीच में आ गई है। 2 पार्टी स्ट्रैंगल होल्ड को 40 साल बाद तोड़ दिया, इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, इंक्लूडिंग जनरल ज़िया। और जहाँ तक जो बाकी भी बातें हम करेंगे, जो अपने सारे शॉट्स दिखाई दिए, मुझे तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो डर इनको अब लगा हुआ है वो अपनी नाकामी पे है कि अब हम अच्छा, वैसे वो जो मैंने, शानदाना साहब, जो मैंने, चूंकि आज मौजू ये है दोनों जमातें, इसलिए मैंने वो दिखाया। वैसे जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं चौधरी बरादरान के बारे में, MQM के बारे में, वो जब कभी आपका जिक्र आएगा तो फिर हम वो भी दिखाएंगे। शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट करें शानदाना साहबा को। तारड़ साहब, सर बड़ी हेल्दी और बड़ी इम्प्रेसिव एक्टिविटी रही आज साहब, एलामिया अभी तक जारी नहीं हुआ, उस पर कोई मौलाना साहब के साथ इख्तलाफ हो रहा है, क्योंकि अभी तक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब जो रेजिग्नेशन कह रहे हैं कि सिंध असम्बली भी रिज़ाइन करे और कौमी असम्बली से भी, उसके ऊपर कोई इख्तलाफ है या कोई और इख्तलाफ चल रहा है? देखिए, एलामिया जारी कुछ ही देर में हो जाएगा। उसमें ऑब्वियसली जब एलामिया जारी होता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स का उस पर मुत्तफिक होना, तमाम पॉइंट्स के हवाले से मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी है। और मौलाना साहब का आपको स्टांस पता है कि फ्रॉम डे 1 उनका स्टांस जो था वो असेंबलियों में ना जाने के हवाले से था। इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी उन्होंने यही मुतालबा रखा था कि असेंबलियों में हमें नहीं जाना चाहिए। इस्तीफ़ों के हवाले से भी उनका बड़ा फर्म स्टैंड है। बट मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है कि एलामिया खुदा न खासा जारी ना हो सके, या कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तय ना पा सके, मुश्तरका हिकमत अमली पे अमल दरामद ना हो सके। तो वो अभी नोक पलट ठीक हो रही है मुश्तरका एलामिया की, तो कुछ ही देर में उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और तमाम लोग एक पेज पे हैं। कोई इख्तलाफ राय के हवाले से या इख्तलाफ के हवाले से इसमें कोई ऐसा अंसर मौजूद नहीं। अच्छा, जमात इस्लामी वैसे तो अपोजिशन कर रही है, जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रही है, जमात इस्लामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, लेकिन वो शामिल क्यों नहीं हो सकी? अगरचे उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं, लेकिन आपकी कोई उनके साथ कॉन्वर्सेशन, डायलॉग हुआ होगा, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए, जमात इस्लामी को मुस्लिम लीग का हमेशा से जमात इस्लामी के साथ एक आइडियल रिलेशनशिप रहा है। और माजी के दौर में अगर आप देखें तो हमारी सीट एडजस्टमेंट भी होती रही है, और स्पेशली लाहौर जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जमात इस्लामी को सीटें भी मिलती रही हैं। इस दफ़ा भी जब जो जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, इसमें भी जॉइंट अपोजिशन जब एक पेज पे थी, जो जमात इस्लामी हमारे साथ थी। सेनेटर मुश्ताक साहब का आपने देखा कि जब वो बिल्स में अमेंडमेंट्स की बारी आई तो पूरी अपोजिशन सेनेटर मुश्ताक के साथ थी उसमें। अगर उनका एक अपना तर्ज सियासत है, वो गालिबन ये एहतजाज और ये जो आगे सिलसिला चलना है उसके हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हमने तो देखिए खुले दिल से उनको भी इनवाइट किया था और तमाम BNP मेंगल को भी किया था। तमाम सियासी जमातें जो ईवान की जो है वो अपोजिशन की बेंचेस की तरफ बैठती हैं, उन तमाम को दावतनामा गया था।
तो जमात इस्लामी का एक अपनी सोच है, एक अपना तर्ज अमल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके बगैर भी मैं समझता हूँ कि तमाम बड़ी सियासी जमातें एक पेज पे हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आज सारे इकट्ठे हुए हैं, वहाँ से इंशाल्लाह एक अच्छी तहरीक का आगाज़ होगा और मैं समझता हूँ वो एक मौसर तहरीक हो। अच्छा तारिक साहब, एक और सवाल ले लें। देखें, आफ्ताब शेरपाव साहब, उनका अपना सियासी कद हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी की कोई प्रैक्टिकल से नहीं है। नूरानी साहब, शाह अवैस नूरानी साहब, उनका अपना उनके वालिद की वजह से कद हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल से नहीं है। इसी तरह से कुछ और भी जमातें साथ। असल जो बड़ी जमातें हैं वो तो आपकी जमात है, वो पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब है और किसी हद तक ANP है। तो असल डिसीजन मेकर तो आप 4-5 लोग ही हैं ना इसमें। देखिए, ऑब्वियसली बड़ी जमातों का एक अपना किरदार है। उनकी पार्लियामान से बाहर जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, उनके पास कारकुनान ज़्यादा हैं, उनके पास बड़े एहतजाजी मुजाहरे करने की सलाहियत और सकत ज़्यादा है। मगर जिन जमातों का आपने नाम लिया, इनको ऑब्वियसली ऑन बोर्ड रखना भी अज़हद ज़रूरी है और इनका एक अपना से है। और जिन पॉकेट्स में इनकी अक्सरियत है और इनका जो नेशनल पॉलिटिक्स पे असर है, मैं समझता हूँ कि जब ये जमातें APC में आती हैं तो हमारे हाथ मज़ीद मजबूत होते हैं और इनकी आने से एक ओवरऑल नेशनल फ्लेवर भी मिलता है इस APC को, और इसके अलावा स्ट्रेंथ भी मिलती है और इनकी एक हिस्ट्री भी है। और हिस्ट्री के अलावा अभी जिन पॉकेट्स में इनकी स्ट्रेंथ है, उस हवाले से मैं समझता हूं कि इनकी वजह से APC बहुत मजबूत हुई है और इनको ऑन बोर्ड ही रहना चाहिए और हम इनके साथ इंशाल्लाह मिल के चलेंगे मुस्तकबिल में। सही है, बिल्कुल सही। आगा साहब, ये जो मैंने आगाज़ में दिखाया, ये उस वक्त तक लोग दिखाते रहेंगे अगर हम ना भी दिखाएं। आज सारा दिन लोग दिखा रहे हैं, आइंदा भी दिखाएंगे लोग, जब तक आप दो बड़ी जमातें ये कन्फेस ना करें लोगों के सामने कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं गलत थे, कुछ और लोग अगर गलत थे, फौज गलत थी, इस्टेब्लिशमेंट गलत थी, हाँ हम भी गलत थे। आप अगर सारा नज़ला उन पर गिराएंगे और आप अपने आप को मक्खन में से बाल की तरह निकाल देंगे, तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो सारी पॉलिटिक्स है। आप पहले भी पॉलिटिक्स कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, अब आप दोनों मिलकर किसी और के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, बहुत मेहरबानी। देखें अमीर अब्बास, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गलतियां हमने की हैं, गलतियां हुई हैं, लेकिन गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती दोहराना बुरी बात है। अब अगर आप जो बात कर रहे हैं उसमें अगर मैं आपसे बहस करना शुरू कर दूं कि नहीं ये नहीं ये नहीं, ये फजूल बात है। गलतियां हुई हैं, गलतियां दोहराना ये गलत बात है। और आप जो बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें जो मिसाल के तौर पे आज PTI जो गलती कर रही है, वो गलतियां साबका अदवार में जो पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं वो तारीख भी गवाह है और मीडिया भी गवाह है। देखें कि जिन लोगों ने हुकूमत में आने के बाद अपने अपोजिशन के लोगों को, अपने सियासी हरीफों को, मुखालिफिन को मुख्तलिफ किस्म के झूठे केसों में इन्वॉल्व किया है, वो उन सियासी कुव्वतों और ताकतों के सामने वो बात आई है। हम इस चीज़ का हमेशा से इख्तिलाफ रखते हैं, ऐसी सियासत से, ऐसी इस नज़रिए से, इस सोच से। और अगर आप बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर इस हवाले से पॉलिसी है। हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हो या आप किसी इदारे का नाम लें, तो वो ये सब हमारे हैं, लेकिन हर इदारे को, हर तबके को अपनी हदूद में, अपनी कानूनी और आइन ने जो इख्तियारात और जो बाउंड्रियां दी हैं उसके अंदर रह के काम करें तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी बिल्कुल सही अगर आप, अच्छा ये तो एक उसूली स्टांस है ना आपका, नहीं चाहिए। ये तो यही सब कहते हैं कि जी बिल्कुल हर इदारे को अपने डोमेन में काम करना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हाँ हम सबसे गलतियां हुई हैं। कम से कम आप ये नहीं कह रहे कि किसी से गलती हमें से तो हुई नहीं, सारी गलतियां उनकी हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ उठता है, आप कह रहे हैं गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। ये बात आपने उस वक्त भी की थी जब 2006 या 7 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। मोहतरमा भी हयात थी, नवाज शरीफ साहब ने मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया।
और आप लोगों ने कहा कि जी अब परवेज मुशर्रफ ने चूंकि मुल्क का आईन बिगाड़ दिया, हम वापस आके असल जमहूरियत लेकर आएंगे। लेकिन आपने फिर गलतियां दोहराई। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने दोहराई, 13 से 18 तक PMLN ने दोहराई। आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया, आपके रवैये काफी हद तक गैर जमहूरी भी थे। अब आप फिर कौम को कह रहे हैं कि जी आइंदा हम नहीं दोहराएंगे। नहीं अमीर अब्बास, देखें हमने वो कौन सी गलती है जो दोहराई है? हमने जमहूरियत को मजबूत किया है, हमने जमहूरियत के लिए काम किया है, हमने पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया है, हमने तमाम इकाइयों को मजबूत करने के लिए काम किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर ये ईमान रखती है कि अगर पाकिस्तान की इकाइयां मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूत होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। मैं कतई ये नहीं कहता कि ये मिसाल के तौर पे गलतियां दोहराना चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमने कोई गलतियां दोहराई हैं तो मैं नहीं समझता। अगर आपके पास जिस तरह आपने ये हमारी कायदीन की और मुस्लिम लीग नून की जो वीडियो चलाई, कोई इस तरह की एक मिसाल हमें भी देते, शायद हो सकता है। मैं आपको शॉर्टली मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाता हूँ, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ना आपने कौन सी गलतियां दोहराई। यानी आपने जमहूरियत की नर्सरी, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो बल्दियाती निज़ाम है, उसको आप दोनों ने ख़त्म कर दिया। 2009 से लेकर 2015 तक आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए दोनों ने, और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आपकी कनपट्टी पर रख के कहा कि इलेक्शन करवाएं। इस तरह बहुत सारे काम थे जो आपको खुद से करने चाहिए थे, जो आपने नहीं किए, और ये ना करने की वजह से ही जमहूरियत कमजोर हुई ना। अमीर अब्बास देखें, हमने अगर ये काम करना होता ना तो ये अभी आप देख लें कि बलूचिस्तान में आपने बल्दियाती निज़ाम कब से ख़त्म हुए। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट था, अगर वो आपकी सियासी हरीफ थे या सियासी मुखालफिन थे, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था जो किया आपने। फिर KP में हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाख मुखालफतों के और लाख उनकी नालायकियों के बावजूद भी हमने उनका ट्रेंड पूरा किया। पूरे सूबे में, खास तौर से कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर हमारे सियासी मुखालिफिन थे, उनका टाइम भी पूरा किया। ना कि हमने कोई गैर कानूनी तरीके से उनको उनके हकूक या उनके राइट सल्ब नहीं किया, उनको सस्पेंड नहीं किया। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को शामिल कर लूं, फिर मुझे आगा साहब मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। ब्रिगेडियर साहब, मैंने कम अज कम मुझे माजी करीब में याद नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ साहब ने या किसी और नवाज शरीफ साहब के स्टेचर के पॉलिटिशियन ने इस तरह खुल के तनकीद की हो फौज के या इस्टेब्लिशमेंट के माजी में किरदार को। और ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ साहब का 12 अक्टूबर 1999 में तख्ता उल्टा परवेज़ मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ साहब उस वक़्त विक्टिम थे, उस वक़्त भी उन्होंने ये सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया जो अब 40 साल के बाद वो कर रहे हैं। मजबूर हो गए हैं क्या नवाज शरीफ साहब? इस हद तक हालात ख़राब हो रहे हैं? जब हमीद चूँकि आप बात जमहूरियत की कर रहे हैं और जमहूरियत में आपके पार्टिसिपेंट जो हैं और जमहूरियत में अदारों की बात कर रहे हैं, तो असल में जो जहाँ तक पॉलिटिक्स है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है और पार्टी से शामिल होना है, जमहूरी प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है। तो उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अगर मैच्योरिटी का आप मुजाहरा करें, अगर आप विजन का मुजाहरा करें, अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग का मुजाहरा करें, तो उसमें तो ये होना चाहिए कि वो चीज़ें जो आने वाले दिनों में अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, अवाम को असरअंदाज हो रही हैं, और जो गालिबन आपने जैसे पहले कहा, जो चीज़ें गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट टाइम है उसकी परफॉर्मेंस न ठीक होने की वजह से जो चीज़ें जो इश्यूज पैदा हो रहे हैं, उनको मद्देनजर रख के अगर आप पार्टी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तरतीब दें और उनको लेके आगे चलें, उसमें कहें कि आप जमहूरी अमल की बात कर रहे हैं, जमहूरी अमल ये भी डिमांड करता है और वाकई डिमांड करता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो अपोजिशन उस चीज को क्रिटिसाइज करे। तो वो चीजें अगर आप उसका एजेंडे का हिस्सा बनाएं तो वो एक प्रोडक्टिव कॉन्फ्रेंस होगी, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी। नवाज शरीफ का मलेस है क्योंकि नवाज शरीफ इज अ सिविलियन डिक्टेटर, उसके जहन में डिक्टेटरशिप है। एक जमाना था, मैं कोई देरी की बात नहीं कर रहा, एक जमाना था जब वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। लेकिन देखिए ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी की माजरत ठीक है। नवाज शरीफ साहब सिविलियन डिक्टेटर आप कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सिविलियन डिक्टेटर है, लेकिन
मिलिट्री डिक्टेटर से तो फिर भी सिविलियन डिक्टेटर बेहतर होगा ना। मैं तो डिक्टेटर की तारीफ ही नहीं कर रहा अमीर अब्बास, मैंने कोई तारीफ की डिक्टेटर की। मिलिट्री डिक्टेटर भी बुरा, सिविलियन डिक्टेटर भी बुरा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो एक पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। और उस बात में जो आज वो कह रहे हैं बात, वो तो बड़े अच्छे से कह रहे हैं। उसके पीछे उनके फॉरेन एजेंडा भी है, उसके पीछे उनकी लोगों की बैकिंग भी है, उसके पीछे मतलब किसको नहीं पता कि किसकी बैकिंग। अगर मैं कहूंगा तो फिर उसके अंदर एक नया इश्यू छोड़ूंगा जो मैं कहना नहीं चाहता। उनकी बैकिंग है, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं ना, ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे एक हेडलाइन ब्रेक पे जाना पड़ा है। ब्रेक से जो आपने आम बात की ना सर, मैं जरा आप ही से पूछना चाहूंगा कि बैकिंग क्या है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, या उनके पीछे बैकिंग ऐसी क्या हो सकती है कि जो बातें आज उन्होंने की वो किसकी प्रोवोकेशन पे वो कर सकते हैं, अदर देन ये कि उनके अपने केसेस हो सकते हैं, वो खुद विक्टिम जरूर है, वो अपनी आह निकाल सकते हैं, लेकिन बैकिंग क्या हो सकती है? ब्रेक के बाद। के बाद खुश आमदेद। ब्रिगेडियर साहब, नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या शक है आपको कि नवाज शरीफ साहब क्या किसी से कोई डिक्टेशन ले रहे हैं, ये सारा कुछ कहने के? नवाज शरीफ के अंदर मैंने तो आपसे बताया कि नवाज शरीफ इज कैरिंग, उसके अंदर एक अदारों के खिलाफ है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ किया था तो उन्होंने आगे सवाल नहीं किया, तब मुझे क्यों निकाला, इसका क्या मतलब है? वो अदारों की इज्जत कर रहे, हम खुद बताएं क्या क्या चीजों उन्होंने आके लाहौर में बात की, वो अदारों की इज्जत कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से वो बेल के ऊपर बाहर गए, तो क्या वो ये जस्टिफाइड है कि वहां बैठ के खिताब करे? क्या ये क्या कोई अदारों की कोई रेस्पेक्ट नहीं है? उसका काउंटर ब्रिगेडियर साहब, उसका काउंटर भी आता है पीएमएलएन की तरफ से कि परवेज मुशर्रफ साहब वो तो यहाँ से एक तरह से नहीं पीएमएलएन के अंदर तो वो लीडरशिप डेवलप ही नहीं होने देते ना। पीएमएलएन अपने अपने घर की पार्टी बना के रखा हुआ है ना। पीएमएल तो देखिए, अगर आप ये कहते हैं सर, अगर आप ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड हैं, बाहर बैठे हुए हैं, मफरूर हैं, वो कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस में बात कर सकते हैं? परवेज उनके दिमाग इज एन एवरेज माइंडेड पर्सन, उसके अंदर कोई सोच नहीं है। वो आप नहीं कह सकते कि ब्रॉडर किस्म का आदमी, वो बाहर बैठे हुए मैं तो और बात कर रहा हूँ सर, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, अगर ऑल पार्टी, मैं उनको कोई अगर ऑल पार्टी मैं उनके तो वहां पे जो लीडरशिप मैं उनके इंटेलेक्ट की कोई स्टार रेटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का कौन सा, मैं तो सर आपने फरमाया कि उसके बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उसके बगैर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं लगती। कौन सा सियासत का रस्तू है नवाज शरीफ? सर आप ये कि जनाब सर आपने ये सर आप जो ब्रिगेडियर साहब जो आप फरमा रहे हैं, मैं जो आप फरमा रहे हैं मैं इसी पर बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के बगैर हो सकती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को आपका कहना यह है कि नवाज शरीफ क्यों बाहर बैठ के यहाँ पे वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो परवेज मुशर्रफ साहब भी तो करते रहे ना। मैं कह रहा हूँ लंदन के अखबार में पिछले दिनों तस्वीर लगी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पेंट हाउस पायरेट लिखा हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है, उनके बेटों की तस्वीर है। ये पाकिस्तान में जो लगी वो तो एक डिफरेंट, ठीक है ना, वो एक डिफरेंट डिबेट है। हम उनके केस को डिस्कस कर रहे हैं। आप बैठा हुआ है, वो क्रिमिनल है सर, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि नवाज शरीफ क्रिमिनल है, नवाज शरीफ वांटेड है, नवाज शरीफ बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर शरारत कर रहा है, तो परवेज मुशर्रफ भी तो करते रहे ना, तो मीडिया की जिन्नत बने रहे। ये डायकोटमी क्यों होनी चाहिए? एक उसूल होना चाहिए ना। कौन से नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? नवाज शरीफ ने असेंबली से झूठ बोला, इज अ लायर यार, झूठ असेंबली के अंदर झूठ बोला। आप मुझे बताएं, मैंने बयान दिया था असेंबली के अंदर कि जी मेरी बात प्रॉपर्टी नहीं है, किसे बयान दिया? कौन से लायर जी? क्या आपको कोर्ट ऑर्डर का पता नहीं है? बगैर एविडेंस के 3 नैब रेफरेंस। मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ। आपने अपनी बहस शुरू की हुई है कि फॉरेन एजेंडा है, फ्ला एजेंडा है। तो अगर कोई पार्टी पायरेट को फॉलो करे, बात ये है कि आज देखिए इमरान खान साहब की आप माजी की तकारीर निकालें, जिन अलकाबाद से वो इदारों को नवाजते रहे हैं और वो अलकाबाद टीवी पे कहीं नहीं जा सकते, इतनी गलीज ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं। तो क्या नजर उस बात से नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने,
मुझे अर्ज करने दीजिए, आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया बगैर एविडेंस के आपने कंस्पिरेसी थ्योरी अपनी दी है। मुझे बोल लेने दीजिए कि फ्ला एजेंडा है, एविडेंस आपके पास है कोई नहीं, आपने इल्जामात की बुछाड़ की है, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं डेटा बेस्ड आपके सामने एविडेंसेस रखूंगा और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के अलावा कोई आपको यहाँ पे दीवाने का ख्वाब नहीं दिखाऊंगा। सर काम डाउन, प्लीज काम डाउन। अमीर मुझे बताएं इसमें सर प्लीज काम डाउन, आराम से ना मेरी बात तो सुन लेना, आप अपना आर्गुमेंट दे दीजिएगा। मुझे ब्रिगेडियर साहब समझ क्या बताऊंगा की हो गया ओ सर प्लीज काम डाउन। की वीकनेस है ना, नवाज शरीफ तो यहाँ से जमानत पे गया, हाउ कैन यू एड्रेस? वो खुद कहते गया मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो परवेज मुशर्रफ भी तो गए ना सर, मेरी परवेज मुशर्रफ भी तो गए ना, एक कसूर होना चाहिए ना पाकिस्तान में। और सर किस चीज का गुस्सा कर रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है ना, परवेज मुशर्रफ भी गलत है लेकिन वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का ऐसा तो नहीं है। मुझे ये बताया ना, तुमने खिताब किया ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। परवेज मुशर्रफ तो सियासत करते रहे बाहर से, 2018 के इलेक्शन से पहले तक परवेज मुशर्रफ ने सियासी जमात बनाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। यार अगर चोरी स्टेटमेंट देते हैं वो करेंगे तो पीछे रह क्या जाएगा? जो पाकिस्तान के लोगों का पैसा चुरा के जाते हैं वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे हो, शाबाश क्या बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। परवेज मुशर्रफ साहब की आप कोर्ट की ऑर्डर्स देख लें, जो बंदा जो मफरूल डिक्लेयर हुए और बाद में क्या हुआ वो सबके सामने है, इस तरह ना करें। जो बंदा अमीर अब्बास साहब मुझे बताइए शो किस तरह कंडक्ट होना है, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब की ना समझ आ रही है और ना पता लग रहा है क्या बात कर रहे हैं। अमीर जो बंदा असेंबली का मेंबर नहीं है वो असेंबली वालों से कह रहा है कि इस्तीफा दो। जो असेंबली का मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ, जिसको उसके हल्के के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो जिस खत्म नबूवत के नाम पे 400 रुपए चंदा लिया, उसकी आप मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, जल्दी से जरा सुनो ब्रिगेडियर साहब, एक लम्हे के लिए जल्दी से जरा दिखाएं जी रहमान साहब। यही माइंडसेट है ना JUI। मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा सुन लेते हैं पहले सर। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे। अगर आप एक मजबूत फैसला करने, असम्बलियों से इस्तीफे देने, सिंध की सूबाई असम्बली को तहलील करने और एक भरपूर सियासी तहरीक जिसमें कि पार्लियामेंट के अंदर के कानून साजी के अमल से लाताल्लुक होने का फैसला कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में, वरना हम तो आपके पीछे खिंचते खिंचते अभी तक आए हैं। राइट जी, मुतालबा दोनों से है, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से है। आगा साहब पहले आप बता दें, सिंध असम्बली डिसॉल्व कर देंगे? मुराद अली शाह साहब गवर्नर को भेज दें असम्बली के, जी मैं चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ असम्बली डिसॉल्व कर दें। देखिए अगर चेयरमैन साहब कहेंगे तो 1 सेकंड लगाएंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन इशू ये है कि देखिए हमने पहले भी ये तो फिर हमारी अपने उस मौक़िफ़ की नफ़ी हो जाएगी कि हमने कहा था उस टाइम कि अगर हम हलफ ना लें और हलफ लेना चाहिए। आप सारी बातें ठीक है, इनकी नालायकियों में और इनकी जो गैर जिम्मेदाराना हुकूमत में और इस टाइम अवाम की इन तकालीद को देख के सख्त फैसले लेने चाहिए, लेकिन रियासत भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। इसमें अगर ये नालायक लोग हम पर मुसल्लत कर चुके हैं, कर दिए गए हैं, इसके लिए और तरीके बहुत हैं। हम नहीं चाहते कि हम मुल्क को किसी और बहरान में देखें। पाकिस्तान किसी और बहरान का मुतमिल नहीं हो सकता। इन नालायकों की 2 साल बर्दाश्त जो कर चुके हैं और इस 2 सालों में जितना इस रियासत को खोखला किया गया है, अब इस चीज़ का मुतमिल ही नहीं है कि इस किस्म की कोई ऐसी प्रैक्टिस की जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की लाइन सही हो, गवर्नमेंट इस तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों से हटकर एक डिलीवरी की तरफ चले जाए कि 22 करोड़ आवाम को कुछ डिलीवर करें, 22 करोड़ आवाम के लिए कुछ ऐसा करें कि वो उनको कुछ सुकून मिले, राहत मिले। ये 2 सालों में जो आपने रुलाने का वादा किया है, आज तो 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल रही हैं, लेकिन उस चीखों को निकालने के लिए हम उनका गला नहीं दबा सकते कि तमाम असम्बलियां तमाम चीजें रिजॉल्व करके, ये मेरी जाती राय है कि हम उस तरह। ये तो मौलाना साहब की, खैर वो मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि रिजॉल्व कर दे। PMLN का इस पर मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन शानदाना साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने आज फरमाया कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं है, हमारी जंग इमरान खान को लाने वालों से है। यानी नवाज शरीफ तो आपको अपने दुश्मनी के भी काबिल नहीं समझते हैं इमरान खान साहब। वो कहते हैं इनसे तो हमारी बात ही नहीं है, इनको साइड पे कर दें।
मीर साहब, आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे? बहुत सारी बातें सुनी है तो आई थिंक जरा तहम्मुल से मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। एक तो मियाँ साहब एक कन्विक्टेड ऑफेंडर है, क्रिमिनल नहीं है उसमें मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। वो इस वक्त एब्सकॉन्डर भी हैं। अगर आपको याद है हमारी कोर्ट्स का तकाजा था कि अल्ताफ हुसैन इज नॉट अलाउड टू बी एयर्ड ऑन टीवी। पर्सनली मैं समझती हूँ कि अच्छा हुआ कि उनको एयर कर दिया गया, क्योंकि उनके कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है वो मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगी। फिर कानून के खिलाफ हुआ, कानून के साथ हुआ, पेमरा के साथ देखा जाएगा। लेकिन देखें, मैं शायद आखिरी पॉइंट से ही स्टार्ट कर लूँ। आगा साहब के पॉइंट से कहा जी कि ये नालायक हैं और पता नहीं कुछ और ऐसे ही लफ्ज़ बोला, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये तो काबिल भी थे तो शफाफ भी थे। 2008 से 18 के अगर मैं आपको 3 इंडिकेटर्स बता दूँ, वर्ल्ड बैंक के मेरे नहीं है, वो IMF की भी नहीं है, ADB के हैं, दुनिया के इंडिकेटर्स आपके इन्वेस्टमेंट के, कि माशाल्लाह लोएस्ट इन्वेस्टमेंट इन 10 ईयर्स, कर्जे इन्होंने सिर्फ 24,000 अरब के बढ़ा दिए, दिखता उसका कुछ धेला भी नहीं है कि बनाया क्या। सिंध का हाल देख ले, सिंध सदन पंजाब का हाल देख ले। लाहौर पे उन्होंने बात की ना कि जी खर्चा होता है, मैं बताऊँ लाहौर पे कितना खर्चा होता है, क्योंकि लाहौर में मालदार लोग रहते हैं, इनको वहाँ से वोटर्स चाहिए होते हैं। पंजाब गया पानी में, लिया में, विहाड़ी में पर कैपिटल 5,500 रुपये खर्च होता रहा है पर ईयर, और लाहौर में सिर्फ 1,36,000। ये आप देख ले अपने सारे इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स। अच्छा, बात करते हैं नैब और इंतकाम। बिल्कुल नहीं, नैब जब ठीक करना था कर लेते, नहीं किया इन्होंने, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, इनको मुबारक को, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी ही गवर्नमेंट का मंशूर था कि नैब का रिफॉर्म भी करेंगे, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव भी करेंगे, 2 डिफरेंट थिंग्स। फैटफ की बात आती है, कॉम को ब्लैक लिस्ट से बचाने की बात, ग्रे लिस्ट से निकालने की बात, इनको नैब याद आ जाता है। मैं तो सिर्फ इनके क्या कर दे कि आपको दिखा रही हूँ, पिछले 2 साल के कर 10 साल का मैंने दिखा दिया, फिर कहेंगे कि इनका अपना जवाब नहीं है। मौलाना साहब से मैं एक सवाल पूछ लूँ कि 200+ कनाल लीज उन्होंने की है, मिलिट्री लैंड दिया है खान में, वो उनको कैसी मिली? तो फिर मैं मानूं कि उनको मौकफ सही है। आज आपने अगर स्मॉलर पार्टीज का मौकफ सुनाओ, वो एंटी फौज नहीं था, एंटी पंजाब था। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के असली गमों की सॉरी फॉर बात करें, इंटरप्शन, मौलाना साहब के आपने 200 कनाल की बात की। इमरान खान साहब 25-26 साल से कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल। 2 साल से आपकी हुकूमत है, ना आपने डीजल के परमिट के खिलाफ कोई केस दाखिल किया मौलाना साहब के खिलाफ, ना 200 कनाल के खिलाफ। आपका ताल्लुक तो अपना KP केस है। ये तो सिर्फ आप मीडिया मैग्नेट वाली बात है ना, मीडिया ट्रायल करते हैं, केस फाइल करें मौलाना साहब के खिलाफ। आप सही फरमा रहे हैं अमीर साहब। मैं तो सिर्फ ये मैं आपको पहले इन 2 पार्टीज का बता दूं कि जो केसेस हुए थे उनके टाइम में हुए थे, मौलाना साहब के साथ टाइम में जो केस होगा हमारे ही वक्त में होगा। आपने कल देखा कि अलीम खान के खिलाफ भी केस आ रहा है, हमारी ही सिटिंग गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। इसमें फर्क होता है शफाफ गवर्नमेंट में और काबिल गवर्नमेंट में और पुरानी गवर्नमेंट्स में, कि हम अपनों को भी नहीं छोड़ते। BRT का केस किस जमाने में हुआ? हमारे में। मालम जब्बा का केस किस जमाने हुआ? हमारे में। सिर्फ ये फर्क देख लें, हम तो अपनों को नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरा जो डेमोक्रेसी की बात कर रही थी, आखिरी बात पॉलिटिकल विंग ISI का किसने बनाया था? भुट्टो साहब ने। 2 दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा शहीद, वो बन के आई प्राइम मिनिस्टर, एक दफा उनके खावंद आए इन सम सेंस डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर। क्यों नहीं उनको पॉलिटिकल विंग ISI की खत्म की? क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करते थे। अगर मियाँ साहब को और जरदारी साहब को इतनी ही नफरत थी एस्टैब्लिशमेंट से तो कर देते, नहीं किया ना अपने टाइम में। अच्छा, जमहूरियत की बात करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब की आज मोहतरमा ने बात की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा में। मेरी बात बताएं, नजम सेठी को किसने उठाया था और क्यों उठाया था? और फिर बात करते कि दोबारा गलतियां नहीं रिपीट करेंगे। अजीज मेमन को किसने मरवाया है? उसने क्या कहा था उसकी मौत से पहले? देखें, तकरीर करना बहुत आसान होता है, मैं आपको हकायक बता रही हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कितने जनरल्स को सुपरसीड करके मुशर्रफ साहब को बनवाया था आर्मी चीफ, और किस लिए? कि कमजोर आदमी है। उन्होंने उनके बारे में एक लफ्ज बोला था जो मैं बोल नहीं सकती, एक रेसिस्ट लफ्ज बोला था, ये कमजोर सा है, उर्दू स्पीकिंग है, ठीक रहेंगे। उसको फिर पता चल गया। और फाइनली डेमोक्रेसी, आई एम सॉरी, ये सब पार्टीज पाकिस्तान के लोगों के साथ गेम्स खेलती हैं, धूरण की आंखों में झोलती हैं। इनका आर्मी से जो लड़ाई लड़ते रहे, जनरल जिलानी और जिया इनके बेस्ट फ्रेंड थे, हमारे नहीं थे। जनरल मुशर्रफ भी इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन अगर आगा साहब से पूछ ले और तारड़ साहब से पूछ ले कि कभी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? कभी भी नहीं। जब तक भुट्टो नहीं होगा, शरीफ नहीं होगा, गई पानी में इनकी डेमोक्रेसी। ये सही डेमोक्रेसी करें। वो तो जब तक इमरान खान है, वो तो आप लोगों में से कोई नहीं बन सकता। एक ब्रेक, इसी नुक्ते पर एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसी नुक्ते पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारड़ साहब से भी पूछेंगे कि इस्तीफे का जो ऑप्शन है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं मान रही, PMLN मानेंगी या नहीं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तारड़ साहब, मौलाना साहब खुद इतने सीजनल पॉलिटिशियन हैं, उनको इस बात का इल्म है कि अगर आप लोग इस्तीफे दे भी देंगे तो उन पर बाय इलेक्शन होंगे, और बाय इलेक्शन
तहरीक इंसाफ अनकंटेस्टेड जीत जाएगी। अभी तो उनके पास मांगे तांगे की हुकूमत है, बाद में ये मुकम्मल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हुकूमत बन जाएगी। फ़ायदा क्या होगा? ये मौलाना साहब क्यों इस्तीफे बार बार मांग रहे हैं? नहीं देखिए ना, पंजाब में 370 सीटों में से 166 हमारी हैं, मेजॉरिटी बैठी है पीपल्स पार्टी की। नेशनल असेंबली में अपोजिशन और गवर्नमेंट का कोई 6-7 सीटों का फर्क है। इस्तीफों का मतलब आप भी समझते हैं कि इस्तीफों का मतलब ये होगा कि हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि इन्हीं सीटों में बाई इलेक्शन करवा दिया जाए। और तहरीके इंसाफ के जहां तक जीतने का सवाल है, तो पिछले 2 साल में महंगाई, बेरोजगारी और मईशत का जो उन्होंने हाल कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉपुलर सेंटिमेंट इनके साथ है। आप सड़क पे जाके किसी आम बंदे से पूछें, जो चीनी पहले 55 रुपए की खरीद रहा था आज 110 की खरीद रहा है, जिसका बिजली का बिल जो है वो 4 गुना ज्यादा आ रहा है, जिसका गैस का बिल 4 गुना ज्यादा आ रहा है, जिसका बेटा बेरोजगार हो गया है, ये पूरे नहीं होते। बनेंगे सो बनेंगे, मगर ब्रिगेडियर साहब कुछ आप बातें कर रहे थे, मैं जरा क्विकली उसका जवाब देना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ पे 3 केस बने थे जी, नैब रेफरेंसेस। एवन फील्ड का आज तक सजा मुअत्तली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार है। नैब ने वो फ्रिवलेस जजमेंट में सब लिखा है। फ्लैगशिप में वो बरी हो गए, और अल अजीजिया में जिन ऑनरेबल जज अरशद मलिक साहब ने वो बरतरफ हुए कॉन्डक्ट के ऊपर बरकरार गैर एविडेंस के कि जी फलां पैकिंग है और फलां शख्स वहां से आया, उसने ये किया, उसने वो किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंकली स्पीकिंग, कंस्पिरेसी थियरीज अपनी जगह पे है, रियलिटी अपनी जगह पे है। माजी में इमरान खान वो कहते रहे, वो मैं रिपीट ना करना चाहता हूँ, ना वो करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, परवेज मुशर्रफ साहब भी मफरूर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आए दिन आती है। जब इस मुल्क में सियासत बच्चों को जेल भेजा, तीसरी बात इन्होंने मरूसी सियासत की बात की। जब इस मुल्क में सियासतदानों के बच्चों को जेल भेजा जाता है, जब उनके वालिदैन जेल में होते हैं और उन पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो क्या वो हक नहीं रखते कि वो सियासत में अपना नाम पैदा करें या अपना मकाम बनाएं? और आखिरी बात है कि अगर आप माजी में देखें तो राजा परवेज अशरफ, शाहिद खान अब्बासी और उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब भी इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। मैं पंजाब में तो शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम बन गए थे। तो इसलिए काइंडली फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने ठीक रखा करें। बाकी कंस्पिरेसी थियरीज तो यहाँ पे 1,500 बनाई जा सकती हैं, सारा दिन चलती हैं। कम से कम जब बात करें एविडेंस के साथ करें, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको बैक करने के लिए आपके पास होने चाहिए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ये कि नवाज शरीफ साहब ने जब खिताब किया तो जो उन्होंने मोमेंटम और टोन सेट कर दी थी, जो कि खिलाफ तवक्को थी, और वो जो टोन उन्होंने सेट की थी, उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब बोले तो उन्होंने डिफरेंट टॉपिक लिया। उन्होंने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बैशिंग की, नवाज शरीफ साहब ने किसी और चीज को चैलेंज किया। ये फिर लोग कह रहे हैं ये 2 बयानी है, शहबाज शरीफ का अपना है, मियां साहब का अपना है। नहीं देखिए, नहीं दो बयानियां नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ उसमें से देखिए रिपीट तो नहीं करनी थी पूरी तकरीर, तो वो बैलेंस होना चाहिए था हमारी पार्टी की तरफ से। साहब ने बहुत जामे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हर हवाले से पूरी बात कर दी। उसके बाद शहबाज साहब ने स्पेसिफिक्स की बात की, मगर सिलेक्टेड हुकूमत है और आगे उन्होंने उस पर भी रोशनी डाली। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे, तो वो एग्जैक्ट बात नहीं कर सकती। तो इसमें कोई वो तजाद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं, शहबाज शरीफ साहब जमात के सदर हैं और बयानिया जमात का एक है। सही। तो मैं समझता हूं कि उसी पे अमल पैरा हैं सारे और उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। राइट। आगा साहब, एक तो आप मुस्कुरा रहे हैं, या मुस्कुराने की वजह क्या? दूसरा ये बता दें कि जरदारी साहब ने आज खुद ही पेशन गोई कर दी कि मैं अब इस APC के बाद मैं तो जेल चला जाऊंगा, तो मुझसे कौन कौन फिर मिलने आएगा जेल में? देखिए, बात पता है कि मुस्कुराने की वजह ये है कि आप चाहते हैं कि हम सारे ही जेल चले जाएं, वो ही है। बाकी रहा देखें, हम आपको एक बात बताएं, हमें फौज से
या किसी भी इदारे से तकलीफ नहीं है, हमें एक माइंड सेट से तकलीफ है। हमेशा हम चाह रहे हैं कि देखें बिल्कुल गवर्नमेंट बनती है अवाम की राय से, और वो आपने माशाल्लाह अभी अपने इस मौलाना साहब के मुतालबे के जवाब में जो मैंने बात की, आपने मेरी उस बात को इंडोर्स किया कि क्या हो जाएगा, एक मिसाल के तौर पे ज़िमनी इलेक्शन हो गए और जो नहीं आने होंगे वो फिर आ जाएंगे, और जो मार्च के बाद होना है वो मार्च से पहले हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शन से पहले जो चीज़ सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी हो वो सेनेट के इलेक्शन से पहले शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक मुकाफात अमल भी है। आप अपने तौर पे मैं और आप बैठ के बड़ी तरतीब और बड़ी जो है तदबीरें सेट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक ताकत और है जो इंशाअल्लाह ताला उसके फैसले और उनके फैसलों के जरिए जो मुल्क की तख्लीक भी वजूद में आया, इसी तरीके से इंशाअल्लाह उसी परवरदिगार के फैसलों से, उसी परवरदिगार की ताकत से ये दोबारा इस सिर्फ में चलेगा कि ये जो काबिजीन है वो पीछे हट जाएंगे, वो माइंड सेट पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क जो है ये एक नजरिए, एक सोच और एक जरूरत के तहत है। अब आप मेरी दुनिया में मेरी डोमेन से अब आप बाहर जा रहे हैं, मेरी डोमेन से अब आप बाहर जा रहे हैं। मैं शानदाना साहिबा से कमेंट ले लूँ। शानदाना साहिबा, अगर इस्तीफे दे दें नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दोनों, तो आप री इलेक्शन में, अर्ली इलेक्शन जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे, उसमें जाएंगे या आप बाय इलेक्शन में जाएंगे? अच्छा, म्यूट आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर दें। जी ऐसा जी, पहले इस्तीफे दे तो सही ना, फिर देखी जाएगी। मतलब ऐसा क्या काम है, इलेक्शन कराने में इलेक्शन करा देंगे, बाय इलेक्शन कराने वो करा देंगे। इशू ये नहीं अमीर साहब, माजरत के साथ मुझे बहुत हंसी आ रही, क्योंकि आज ऐसी ऐसी बात देखिए, हम पाकिस्तानी है, इस मुल्क में पले बड़े हैं, तो जब आप फनी स्टोरी सुनते ना लगता है बॉलीवुड के शो में बैठे हैं, पाकिस्तान में नहीं बैठे। देखें, मैं जनरल साहब की एक बात रिपीट करूंगी, 15th अमेंडमेंट की उन्होंने बात की। आपको पता है 15th अमेंडमेंट क्या था? कि जी अमीर मोमिनीन बन जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब, फिर उनकी बेटी बनेंगी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके ग्रैंडसन बनेंगे। ये इनकी डेमोक्रेसी है। माजरत के साथ, फौज की ना मैं हूँ ना मैं काम करती, कभी फौज के लिए काम, किसी हुकूमत के लिए काम किया है, लेकिन आर्मी चीफ का बेटा कभी आर्मी चीफ नहीं बनता, वो फौज का अफसर जरूर बन सकता है। और ये हिपोक्रेसी हमारे मुल्क में कि जी मैं भी वजीर आजम बनूंगा, मेरी बेटी भी बनेगी, मेरा ग्रैंडसन भी बनेगा, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती है। तीसरी बात, आम बंदे की बात की मेरे भाई ने की, आम बंदा कोविड-19 मुझे पता है कितने पार्लियामेंटेरियन की पार्टीज के बाहर निकले थे, वो तो चीख रहे थे कि जी फुल लॉकडाउन करे। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने चीखा, उन्होंने अनपॉपुलर बात की कि जी मैं पार्शियल लॉकडाउन करेंगा, लोगों के रिज्क मत बंद करें। लोग बददुआएं दे रहे थे हमको कि आपने ये पार्शियल भी क्यों किया। और आखिरी बात, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है, खुदा के लिए वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आगर रफ़ीउल्लाह साहब, शानदाना गुलजार साहिबा और अताउल्लाह तार साहब। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।